हेलो स्टूडेंट। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, तो हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही होता है कि कोई पार्टिकल जो है रेस्ट पोजीशन पे है, या रेस्ट नहीं लेकिन वो बैलेंस्ड कंडीशन में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल इन मैकेनिक्स रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज ज़ीरो। इसका मतलब कि उसके ऊपर जितने भी टोटल फोर्सेस हैं वो फोर्स ज़ीरो हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी पार्टिकल पे दो फोर्स हैं F1 एंड F2। तो अगर इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है, अगर F1 फोर्स सपोज इस डायरेक्शन में है तो उतने ही अमाउंट का F2 फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। दोनों का जो है वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम होगा और हम ये कह सकते हैं कि F1 इज नेगेटिव ऑफ F2। ठीक है, सो टू फोर्सेस ऑन द पार्टिकल मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट। Equilibrium under three forces F1, F2 and F3 requires that the vector sum of the three forces is zero. वेक्टर सम ऑफ थ्री फोर्सेस इज ज़ीरो। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने दो फोर्स की बात की, अगर तीन फोर्स की बात करी जाए तो F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों का जो है ज़ीरो होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे दो फोर्सेस के लिए हम ऐसे दे सकते हैं F1 F2 जो है एक दूसरे के मतलब F1 और F2 की वैल्यू इक्वल होगी, लेकिन दोनों एक दूसरे के वैल्यू डायरेक्शन अपोजिट होगा। वैसे तीन फोर्सेस के केसेस में हम यही बता सकते हैं। So, in other words, the resultant of two force F1 and F2 obtained by parallelogram law of force must be equal and opposite to the third force. देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी एक पार्टिकल पर तीन फोर्स हैं। ठीक है, अब एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है, दूसरा फोर्स मान लीजिए कहीं इस डायरेक्शन में है। तो ये हो गया हमारा F1 फोर्स, ये हो गया हमारा F2 फोर्स। ठीक है, दिस इज F1 एंड दिस इज F2। तो नेट इक्विलिब्रियम में अगर ये पार्टिकल होगा, मान लीजिए कि ये कोई पार्टिकल है जिसकी हम बात करें यहाँ पर, ये अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा, इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर F1 और F2 तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं नज़र आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि कोई तीसरा फोर्स होगा जो इनके रिजल्टेंट को बैलेंस करेगा। तो देखिए, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट अगर हम वेक्टर ट्राइंगुलर लॉ से फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो वो कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये जो तीसरी लाइन मैंने अभी भी बनाई, दिस इज F3 थर्ड फोर्स। तो कोई फोर्स ऐसा होगा, हम ये कह सकते हैं कि F3 जो है वो इन दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब ये F1 और ये जो लाइन बनाई वो एक्चुअली F3 नहीं है, लेकिन ये इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स है। लेट अस से इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है हम उसे बोल देते हैं F इज़ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 प्लस F2। इसको हमने F बोला है। सो यहाँ पर ये F देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब जो F3 होगा, कोई थर्ड फोर्स F3, वो एग्जैक्टली इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में और सेम वैल्यू का होगा, तभी ये तीनों फोर्स का जो है इक्विलिब्रियम में होंगे और इनका रिजल्टेंट हमें ज़ीरो मिलेगा। यही जो है हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम बुक में एक ऐसे अलग एग्जांपल से समझाया गया है कि देखिए F2 इस तरफ है, F1 इस तरफ है, तो ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है दैट इज़ रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्स। तो तीसरा कोई फोर्स F3 जो है वो इन दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, विच मीन्स कि इन तीनों का जो वेक्टर सम है वो हमें ज़ीरो मिल रहा है। ठीक है, three forces are in equilibrium and can be represented by the sides of triangle with vectors arrow taken in the same sense. The result can be generalized to any number of force. तो हमने यहाँ पर जिस तरह से तीन फोर्सेस के लिए बोला, यहाँ पर F1, F2, then F3 up to like F नंबर ऑफ फोर्स, कोई भी नंबर तक ये चीज़ जो है हमें देखने को मिल सकता है। और इससे हम एक और कंक्लूजन से भी आ सकते हैं कि तीनों जो फोर्सेस हैं उनके x कंपोनेंट का रिजल्टेंट ज़ीरो होगा, उनके y कंपोनेंट का रिजल्टेंट ज़ीरो होगा और उनके z कंपोनेंट का रिजल्टेंट भी ज़ीरो होगा। तो इस थियोरी के बाद जो है एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल एग्जांपल 5.6, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें बोला गया है, सी द फिगर 5.8। तो A mass of 6 kg is suspended by a rope of 2 meter length. तो कोई एक मास है जिसको 2 मीटर की लेंथ से स्ट्रिंग से बांधा हुआ है।
from the ceiling. A force of 50 Newton in the horizontal direction is applied at the midpoint P of the rope. Now what is the angle the rope makes with the vertical in the equilibrium? Consider G is equals to 10 meter per second square and neglect the mass of the rope. तो हम इसे कुछ इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं. मान लीजिए कि ये हमारी जो है रस्सी है और इसके नीचे ये जो है 50 kg का 6 kg का मास जो है वो अटैच्ड है. ठीक है, अब इसको मिडल से खींच लिया जाता है. जब हम इसको मिडल से इस तरह से खींचेंगे तो ये कुछ बाजू में जो फिगर दिखाया है ये वाला कुछ ऐसा नज़र आएगा. ठीक है, कि ये 50 न्यूटन का फोर्स जो है यहाँ पर अप्लाई होता है. 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होने की वजह से ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगी. बीच में से एग्जैक्टली खींचा है तो ऊपर 1 मीटर हो जाएगा और नीचे 1 मीटर. ठीक है, मिडल में से तो ये जो लेंथ हो गई दैट इज़ 1 मीटर और ये लेंथ 1 मीटर. नीचे 6 kg का फोर्स मास तो अटैच किया हुआ है. अब बात करते हैं, और ऐसा बोला गया है कि आपको जो है फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम. मतलब आपको ये वाला एंगल, ठीक है, थीटा, दिस थीटा यू हैव टू फाइंड. ओके, तो अब हम फाइंड करते हैं इस थीटा को. तो कैसे करेंगे? तो पहले तो देखिए, जैसे ही इस तरफ इसे खींचेंगे तो इसमें टेंशन क्रिएट होगा, क्योंकि तनाव जो है खींचने से जो है टेंशन क्रिएट हो जाता है. और ये टेंशन जो है वो रस्सी के दो अलग अलग हिस्सों में, मतलब ऊपर वाले स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ होगा और नीचे वाले स्ट्रिंग में नीचे की तरफ होगा. ठीक है, ऊपर वाले स्ट्रिंग का जो टेंशन है यहाँ पर इसको T1 बोला गया है, T1, और नीचे वाले स्ट्रिंग का है जो उसे T2 कहा गया है. ओके, अब हम ये क्योंकि बैलेंस्ड कंडीशन में तो इसके ऊपर के टोटल फोर्सेस की बात करते हैं. तो पहला तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ग्रेविटी की वजह से mg अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होगा, और वो जो है m जो है 6 इंटू ग्रेविटी हमने 10 लेना है तो 60 न्यूटन फोर्स, ये mg फोर्स है. और उसके mg फोर्स जो है टेंशन ऊपर की तरफ होगा. T2 टेंशन विल बी अपवर्ड साइड, टेंशन जो है ऊपर की तरफ क्रिएट होगा. ठीक है, एंड डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी रहेगा यहाँ पर. तो यहाँ पर mg विल बी इक्वल्स टू T2, यानी कि हमें यहाँ से T2 की वैल्यू मिल जाएगी. तो आपका जो टेंशन T2 है उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 60 न्यूटन. अब बात करते हैं T1 की. तो देखिए T1 फोर्स जो है, लेट अस कम बैक टू दिस फिगर. ये जो T1 फोर्स है वो एक x या y डायरेक्शन में नहीं है. जैसे ये दोनों फोर्सेस जो है y डायरेक्शन में थे, फोर्स T2 एंड mg ये जो है y डायरेक्शन में थे, ये x डायरेक्शन में. तो इसके कंपोनेंट्स लेते हैं हम. T1 के दो कंपोनेंट लेंगे तो क्या हो जाएंगे T1 के कंपोनेंट. सी T1 इज़ मेकिंग यहाँ उसका वर्टिकल के साथ जो एंगल हमें फाइंड करना है दैट इज़ थीटा. तो इसका एक कंपोनेंट जो है हो जाएगा T1 cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा T1 sin थीटा. ठीक है, और ये कंपोनेंट कैसे आए? तो देखिए T1 कुछ इस तरह से था एंड इट वाज मेकिंग एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल y एक्सिस के साथ. तो इसका जो y कंपोनेंट है, ओके, ज्योमेट्री की हेल्प से हम देखते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा. तो इसका y कंपोनेंट हो जाएगा T1 sin cos थीटा और x कंपोनेंट होगा T1 sin थीटा. तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं, जब देखिए एक और चीज़, यहाँ पर जो स्ट्रिंग का केस दिया है उसका मास एकदम नेग्लिजिबल है. तो जब मास नेग्लिजिबल होता है तो हम ऑल ओवर स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है उसको एक समान यानी कि एक बराबर कैलकुलेट कर सकते हैं. सो बेसिकली वी कैन से T1 cos थीटा विल बी इक्वल्स टू T2, क्योंकि ये y डायरेक्शन का कंपोनेंट है और T2 फोर्स जो है हमारा 60 न्यूटन वो भी y डायरेक्शन में है, जबकि T1 sin थीटा ये इसका x डायरेक्शन का कंपोनेंट है. और जैसे हम इस फिगर से देखते हैं x डायरेक्शन में इसके ऊपर जो फोर्स है वो है 50 न्यूटन. सो दिस इज 50 न्यूटन. सो नाउ वी हैव गॉट T1 cos थीटा विच इज़ 60 न्यूटन एंड T1 sin थीटा विच इज़ 50 न्यूटन. तो बेसिकली आपको क्या करना है, आप T1 cos थीटा
और T1 साइन थीटा का रेशियो लें। इसका रेशियो जो है वो आपको मिलेगा 50/60 और इससे आप अपना थीटा फाइंड कर सकते हैं। और ये जो थीटा आएगा वो ये थीटा होगा विच आवर रोप, ये हमारा जो रोप है दैट इज़ मेकिंग विथ एन वर्टिकल। ठीक है, यहाँ पर देखिए बुक के डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने इस थीटा की बात की है, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा, ये एंगल और ये एंगल थीटा दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का कुछ शेप बन रहा है, तो ये और ये एंगल दोनों सेम होते हैं। तो आप यहाँ वाला फाइंड करें या ये वाला फाइंड करें, डजंट मैटर। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो इस कैलकुलेशन से आपको जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। तो इस टॉपिक में हम जो है एक न्यू चीज़ सीखने वाले हैं। So in mechanics, we encounter several kind of forces. The gravitational forces, of course, all pervasive. Every object on the earth experiences force of gravity due to earth. ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे गिरता है और वो ग्रेविटी की वजह से होता है, ये बातें हमें पता है। ग्रेविटी ऑल्सो गवर्न्स द मोशन ऑफ celestial bodies. The gravitational force can act at a distance without any need of intervening medium. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए दो बॉडी के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि बिना दो ऑब्जेक्ट जिनके पास अपना कोई मास है उनकी अपनी ग्रेविटी होती है, तो ज़रूरी नहीं है उनके बीच फिजिकल कांटेक्ट हो। ठीक है, सो ऑल द अदर फोर्सेस कॉमन इन द मैकेनिक्स आर कांटेक्ट फोर्स। लेकिन जो हम बाकी कुछ फोर्सेस के बारे में जानते हैं मैकेनिक्स के अंदर, तो वो वैसे फोर्स है कि जिसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच कांटेक्ट होता है और वो फोर्स जो है वहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो एज द नेम सजेस्ट, अ कांटेक्ट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट अराइजेस ड्यू टू कांटेक्ट विद सम ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट विच कैन बी सॉलिड और लिक्विड। व्हेन बॉडीज आर इन कांटेक्ट, जैसे कि बुक जो है किसी टेबल पे है या फिर किसी रिजिड बॉडी को किसी रॉड से बांधा हुआ है वगैरह, इन केस में कोई सपोर्ट से उसे बांधा हुआ है। सो देर आर म्यूचुअल कॉन्टैक्ट फोर्सेस फॉर ईच पेयर ऑफ बॉडीज। सो इन ऑल सच केसेस एक चीज़ हम नोटिस करते हैं, वो ये है कि दोनों बॉडीज़ के बीच किसी तरह का फिजिकल कॉन्टैक्ट रहता है, जो न्यूटन के थर्ड लॉ को जो हमने सीखा कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उसको फॉलो करता है। The component of contact force normal to the surface in contact is called normal reaction and the component of parallel to the surface is called friction. तो ये चीज़ जो है हमें यहाँ पर ध्यान देनी है, क्योंकि हम जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक होता है नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा होता है फ्रिक्शन। Contact force arises also when solids are in contact with fluids. तो ज़रूरी नहीं है कि कोई दो सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, फ्लूइड के साथ भी ये चीज़ देखने को मिलता है। जैसे कि पानी में जब कोई चीज़ डुबाते हैं तो उनके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स फील होता है किसी ऑब्जेक्ट को, वो होता है बायोंट फोर्स। जो बॉडी वेट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है, उतना ही फोर्स पानी की वजह से या फिर फ्लूइड की वजह से बॉडी पर अप्लाई होता है, जिसको हम बायोंट फोर्स की तरह जानते हैं। ठीक है, और भी जो विस्कस मटेरियल है जैसे कि एयर रेजिस्टेंस वगैरह, वो कांटेक्ट फोर्स की एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो सॉलिड के साथ करने वाले हैं। तो इसका एक क्लियर एग्जांपल जो है एक देखिए। सो टू अदर कॉमन फोर्सेस आर टेंशन इन अ स्ट्रिंग एंड द फोर्स ड्यू टू द स्प्रिंग। तो यहाँ पर स्ट्रिंग का एग्जाम्पल दिया है और स्प्रिंग के बारे में बताया गया है। तो कैसे होता है, व्हेन अ स्प्रिंग इज़ कंप्रेस्ड और एक्सटेंडेड बाय अ एक्सटर्नल फोर्स। मतलब आपके पास जब कोई स्प्रिंग है, अगर आप उसको खींचते हैं या फिर उसको दबाते हैं, तो क्या होता है कि आप तो एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर ही रहे हैं। जैसे कि स्प्रिंग है तो इसको अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं यानी कि दबा रहे हैं, तो आप तो उस पर दोनों साइड से जो है फोर्स लगा ही रहे हैं। लेकिन स्प्रिंग का भी एक फोर्स एक्टिव हो जाता है और वो फोर्स जो है वो ये होता है कि जैसे ही
उसमें जो है एक तरह का रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब कि स्प्रिंग वो जो चेंज आ रहा है, इलोगेशन उसमें हो रहा है उसके लेंथ में, उसका ओपोज करता है। एंड दिस फोर्स इज़ यूजुअली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशर और इलोगेशन, ठीक है, विच इज़ F इज इक्वल्स टू एक्स। तो मतलब ये फोर्स जो है वो प्रोपोर्शन टू होता है, फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द इलोगेशन। और नॉर्मली ये जो फोर्स है वो इलोगेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइड के साथ एक कांस्टेंट हम पुट करते हैं। जो K है वो एक कांस्टेंट है और उसको फोर्स कांस्टेंट बोला जाता है। और नेगेटिव साइन जो है दैट डिनोट्स दैट फोर्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द अनस्ट्रेच्ड स्टेट, ठीक है। तो जैसे कि अगर ये स्प्रिंग है, अगर आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है, यहाँ पर जो रेड मार्क है वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो उसके अगेंस्ट यानी कि अप्लाई किए हुए फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग द फोर्स कांस्टेंट इज वेरी हाई। द रिस्टोरिंग फोर्स इन द स्ट्रिंग इज कॉल्ड द टेंशन। तो इस तरह से जो हमें पता है कि कभी हम रस्सी खींचते हैं तो एक तरह से मतलब जब हम उससे स्ट्रेच करते हैं एक्सटर्नल फोर्स में, तो उसके अंदर जो है वो एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाता है। और वो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है उसे यूजुअल लैंग्वेज में टेंशन कहा जाता है, ठीक है, कि टेंशन क्रिएट हो जाता है रस्सी के अंदर या फिर स्प्रिंग के अंदर। एंड इट इज़ कस्टमरी टू यूज़ अ कांस्टेंट टेंशन T थ्रू आउट द स्ट्रिंग। और ये जो टेंशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, थ्रू आउट द स्प्रिंग, वो टेंशन की वैल्यू यूनिफॉर्म होती है और सेम होती है, ओके। सो दिस अजम्पशन इज ट्रू फॉर अ स्ट्रिंग ऑफ अ नेग्लिजिबल मास, लेकिन ये उस स्ट्रिंग्स के लिए जिसका मास नेग्लिजिबल होता है। नाउ वी लर्न दैट देर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। तो 4 फोर्सेस के बारे में तो हमने सीखा है, जिसमें ग्रेविटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वगैरह। एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है जिसके बारे में, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो डे टू डे लाइफ में हमें इतना नज़र नहीं आते, ठीक है, इनका इतना रोल नहीं देखने को मिलता। लेकिन जो ग्रेविटी है और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो डे टू डे लाइफ में काफ़ी मैकेनिक्स के कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैकेनिक्स से काफ़ी हमें जो है ऑब्जर्व करने को मिलता है। द डिफरेंट कॉन्टैक्ट forces of a mechanic mentioned above fundamentally arises from electrostatic force. This may be seems surprising since we are talking about uncharged and non-magnetic bodies in mechanics. तो हम यहाँ पर जो बॉडीज़ की बात कर रहे हैं वो चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर जिसको कोलम्बियन फोर्स बोलते हैं, जो 4 फंडामेंटल फोर्स में से एक है, उसका तो रोल वही है जहाँ पे चार्ज पार्टिकल रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो उनको एक्सक्लूड करता है। बट एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑल बॉडीज़ आर मेड अप ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट। लेकिन जैसे भी हम कोई भी चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, अगर हम एक टेबल का ही एग्जाम्पल ले लें, एक वुडन टेबल, तो वुडन टेबल कार्बन से बनी होती है। कार्बन खुद जो है वो अपने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो सबका जो कंस्टिट्यूशन है बेसिकली वो चार्ज पार्टिकल है। And the various state that at the microscopic level all bodies are made up of charge constituent. तो कोई भी अगर फिजिकल कांटेक्ट होता है दो बॉडी के बीच में, ठीक है, तो उनके बीच देयर इज़ अ फोर्स अराइजिंग ड्यू टू इलास्टिसिटी एंड ऑल अदर थिंग्स, जिसमें मॉलिक्यूलर कोलिजन और वो सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं। इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी, और इसके बारे में हम नेक्स्ट जो मतलब फिज़िक्स के बुक में ही इसी 11th क्लास में ही एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें ये डिटेल में है कि ये किस तरह से वर्क करता है वगैरह। सो कैन अल्टीमेटली बी ट्रेस्ड टू द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बिटवीन चार्ज कंस्टिट्यूट्स ऑफ डिफरेंट बॉडीज। द डिटेल्ड माइक्रोस्कोपिक origin of this force is however complex and not useful for the handling problems in mechanics at macroscopic level. And this is why they are treated as a different type of force with their characteristic properties determined empirically. तो ये जो है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मतलब बहुत ही हम नैरो लेवल पे जब बात करते हैं किसी भी फोर्स की, तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है और वो फोर्स जो है अलग से एक्सप्लेन करना पड़ता है।
और मैकेनिक्स का जो पार्ट है, यहाँ पर हम जिस मोशन और फोर्स की बात कर रहे हैं वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है। मैक्रोस्कोपिक मीन्स की लार्ज स्केल लेवल, तो उन चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये जो है कुछ कॉमन फोर्सेस के बारे में हमने यहाँ पर जाना, एंड लेटर ऑन वी विल लर्न अबाउट कि मैकेनिक्स में जो फोर्स डोमिनेंट है या फिर जिसका सबसे ज़्यादा मोशन के साथ रिलेशन है, उस फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। ठीक है।